हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में डिमांड की थी कि आपको मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चंस चाहिए, तो उसको भी मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है, क्योंकि पीएससी का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है और पीएससी अब लगभग इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। फ्लैट क्वेश्चन काफ़ी कम पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चन भी इस वीडियो में है। इसको हम देखते हैं और बताइएगा कि वीडियो कैसा है। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पर आप मेरा परिचय देख सकते हैं। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 11,000 एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं जो आपस में आइडियाज़ शेयर करते हैं। करंट अफेयर की चीज़ें यहाँ पे आती हैं, जो भी नई वैकेंसी आती है वो यहाँ पे डलते हैं। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसे हम शॉर्ट में ABRY कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ABRY को 2022 में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। कथन 2, इसका उद्देश्य नए रोजगार सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की भरपाई के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। यह है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसके बारे में दो कथन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो पहला कथन है वो ये है कि जो आत्मनिर्भर रोजगार योजना है उसको 2022 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। दूसरा जो है वो ये है कि इसका उद्देश्य नए रोजगार का सृजन करना और कोविड-19 महामारी के दौरान जो रोजगार के नुकसान हुई है उसकी भरपाई के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी, या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। फिर से सुनिएगा, कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी, या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों ने मांग भी की थी कि ऐसे क्वेश्चन को डालिए करंट अफेयर में, और ऐसे क्वेश्चन पढ़ने भी चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ हमें ज़्यादा जो वाइड है उसमें पढ़ने में मदद मिलती है, बल्कि हम और डीप जाकर पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि जो सरकार है उसने औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन के अपने लक्ष्य से वो पीछे रह गई। तो 2020 में श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, जबकि पहला स्टेटमेंट क्या था वहाँ पे, सन दूसरा दिया हुआ था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, इसका उद्देश्य नए रोजगार सृजन करना और कोविड-19 के महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की भरपाई के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है। इसका अर्थ यह है कि इसका कथन जो है दूसरा सही है। तो इसका आंसर हुआ बी, केवल दो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पहले अनुपूरक बजट का आकार क्या था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पहले अनुपूरक बजट का आकार क्या था। आपका ऑप्शन है ए 6,032 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 3,062 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 5,072 करोड़ रुपए, या इनमें से कोई नहीं। अनुपूरक बजट का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, इसलिए आपको अनुपूरक बजट के बारे में पता होना चाहिए। और अनुपूरक बजट जो है जो मेन बजट होता है उसमें जुड़ जाता है, तो इससे बजट का आकार भी बढ़ जाता है। आमतौर पे कम से कम दो अनुपूरक बजट तो आ ही जाते हैं। तो जो पहला अनुपूरक बजट है वो आपको बताना है कि कितने का था। ऑप्शन आपने देख लिया, चलते हैं सीधे आंसर की तरफ। आंसर देखते हैं। आंसर है ए 6,032 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6,031 करोड़ 75 लाख 2,977 रुपये, यानी कि अनुमानतः 6,032 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया था। अब ये जो राशि है इसको मूल बजट में मिला दिया गया, तो उसके बाद मुख्य बजट का जो आकार है वो 1,27,532 करोड़ रुपए का हो गया है। तो इसी तरह से जब अनुपूरक बजट जुड़ता है मुख्य बजट में तो बजट का आकार बढ़ता जाता है। तो पहला जो अनुपूरक बजट है वो याद रखिएगा 6,032 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं छत्तीसगढ़ में कितनी संख्या में ITI के आधुनिकीकरण के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ MOU किया हुआ है। टाटा टेक्नोलॉजी ने CG गवर्नमेंट के साथ एक MOU किया हुआ है। उस MOU के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जितनी ITI हैं उसमें से कुछ का डेवलपमेंट करेंगे टाटा के साथ मिलके। तो आपको बताना है कि ये जो MOU है उसमें कितने ITI को शामिल किया गया है। आपका ऑप्शन है A46, B36, C26 या D56। 46, 36, 26 या 56, इनमें से कोई एक आंसर सही है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि कितनी संख्या में IIT के डेवलपमेंट के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ CG गवर्नमेंट ने MOU किया है।
चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है 36। टाटा के साथ मिलकर 36 जो ITI हैं उनके आधुनिकीकरण के लिए लगभग 1188 करोड़ की परियोजना पर काम शुरू किया जाएगा। अब इसमें जो टाटा टेक्नोलॉजी है वो यूथ को 6 नए ट्रेड और 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण देगी, और इससे जो लोग हैं वो आधुनिक वर्कशॉप का लाभ ले सकेंगे और अपने स्किल को डेवलप कर सकेंगे। इसके साथ ही जो कंपनी है उसमें प्लेसमेंट दिलाने में भी टाटा और उसकी सहयोगी संस्था सहयोग करेगी। तो ये बहुत ही बड़ा कदम है छत्तीसगढ़ के लिए कि टाटा जैसी कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ के ITI में करेगी, उससे यूथ लाभान्वित होंगे, और इतना ही नहीं, जब वो ट्रेनिंग कर लेंगे तो यही कंपनी उनको प्लेसमेंट दिलाने में भी मदद करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IIHR ने पपीते की उन्नत प्रजाति तैयार की है, इसका नाम क्या है? IIHR ने छत्तीसगढ़ में एक पपीते की बहुत ही उन्नत प्रजाति तैयार की। आपको बताना है कि उस पपीते का नाम क्या है, उस प्रजाति का नाम क्या है। ऑप्शन ए है अर्का प्रभात, ऑप्शन बी है केलो प्रभात, ऑप्शन सी है अरपा प्रभात, या ऑप्शन डी है IG प्रभात। अर्का, केलो, अरपा या IG, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। वो कौन सी प्रजाति है जो IIHR ने उन्नत नस्ल तैयार की है पपीते की, वो पपीते की जो एक नस्ल है वो ये है। आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। आपने ऑप्शन देख लिया, आंसर भी आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं पता तो हम चलते हैं सीधे आंसर की तरफ और देखते हैं आपका सही आंसर क्या है। सही आंसर है अर्का प्रभात। एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत रायपुर जिले का जो चयन है वो पपीते की खेती के लिए किया गया है। ठीक है, एक उत्पाद एक जिला में जो रायपुर है उसका चयन किसकी खेती के लिए किया गया? पपीते की खेती के लिए। और किसानों को उन्नत रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले पपीते के पौधे उपलब्ध हो सकें, इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर बेंगलोर में विकसित अर्का प्रभात किस्म का पपीता पौधा रायपुर लाया गया है, और इसकी मदद से अब नर्सरी तैयार की जा रही है और किसानों को रोपण के लिए पौधा उपलब्ध किया जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो एक उत्पाद एक जिला में रायपुर में कौन सी फसल? पपीता। पपीते में कौन सी फसल? अर्का प्रभात। कौन सी प्रजाति? अर्का प्रभात। और कहाँ से? IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर बेंगलोर। इसको आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा। पोंग बांध के संदर्भ में, पहले तो ये कि पोंग बांध है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। पोंग बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं किन कथन पे विचार करना है हमें। पहला, यह भारत का सबसे ऊंचा मिट्टी भराव बांध है जिसे 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया है। पोंग बांध भारत का सबसे ऊंचा मिट्टी भराव बांध है जिसे 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, पोंग बांध एक मानव निर्मित जलाशय है। ये 1975 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की शिवालिक पहाड़ियों की आर्द्र भूमि में व्यास नदी पर बना है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या सही है? अब इसमें से कोई एक स्टेटमेंट सही हो सकता है, दो स्टेटमेंट सही हो सकता है, दोनों ही सही हो सकते हैं या दोनों ही गलत हो सकते हैं। आपको बताना है कि सही क्या है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। पोंग बांध के संदर्भ में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि भारत का सबसे ऊंचा मिट्टी भराव वाला बांध है जिसे 2002 में रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि यह एक मानव निर्मित जलाशय है जिसे 1975 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों की आर्द्र भूमि में व्यास नदी पर बनाया गया था। कौन कौन से सही है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी न तो एक न तो दो, और ऑप्शन डी न तो एक और ना ही दो। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी है न तो एक सही है और न ही दो सही है। सही आंसर अगर आपको बताए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, या फिर हम चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ और देखते हैं आखिरकार इसकी व्याख्या में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है। इसका जो सही आंसर है एक और दो दोनों, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। पोंग बांध क्या है? एक मानव निर्मित जलाशय है। इसका निर्माण कहाँ हुआ था? 1975 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों में। ठीक है, आर्द्र भूमि में व्यास नदी पर। ये पूरे फैक्ट्स आप याद रखिएगा, उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1983 में पूरे जलाशय को वन्य जीवन अभयारण्य घोषित कर दिया गया। यह भारत का सबसे ऊंचा मिट्टी भराव बांध है। 1 नंबर का स्टैटिक क्वेश्चन भी सीधे आ सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा मिट्टी भराव बांध कौन सा है। पोंग बांध झील को 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। रामसर साइट घोषित किया गया इसलिए इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। रामसर समझौता क्या है ये जान लीजिए। भारत में कितने रामसर साइट है ये आपको पता होना चाहिए। अतः दोनों कथन सही हैं। तो ये मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, प्लस इसके बीच में जो फैक्ट्स हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से देखते हुए चलना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन।
छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक 2023 का शुभारंभ कब हुआ? लास्ट में हमने देखा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था, इसका शुभारंभ हरेली के दिन हुआ था। तो आपको ये बताना है कि हरेली 2023 किस दिन पड़ा था। ये आपका ऑप्शन है, ए 17 जुलाई, बी 18 जुलाई, सी 19 जुलाई या डी 20 जुलाई। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर पता होगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक 2023 का शुभारंभ किस दिन हुआ था। 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई या 20 जुलाई। आंसर की तरफ चलते हैं। सही आंसर है ए 17 जुलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जानते ही हैं कि इन्होंने ही शुरुआत करने के लिए निर्देशित किया था और इस साल भी लगातार ये चल रहा है। 17 जुलाई सोमवार को हरेली त्यौहार था और उसी दिन इसका शुभारंभ एक साथ पूरे प्रदेश में हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, आपको देखना है कि क्या है। ये है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर। यहाँ पे मुख्यमंत्री इनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताना है कि शुभंकर का नाम क्या है। ऑप्शन ए है बछरू, ऑप्शन बी है बच्चिया, ऑप्शन सी है पडरू या ऑप्शन डी है पड़िया। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। कमेंट में लिख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है जो इस चित्र में दिख रहा है? बछरू, बछिया, पडरू या पड़िया। और इन चारों का अंतर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पेपर में ये पूछ देता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, शब्दों में आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा सिमिलर है, लेकिन अलग अलग हैं। इसका सही आंसर है, जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर है वो है बछरू, यानी कि ऑप्शन ए सही है। और जिस दिन शुरुआत हुई थी उसी दिन शुभंकर बछरू को लॉन्च किया था मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री ने, और इसके साथ सेल्फी भी ली थी। ये 36 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं और इनके गले में क्या है? सोही की माला है। 36 नंबर की जर्सी और गले में सोही की माला, ये ओलंपिक की पहचान बनने के साथ साथ छत्तीसगढ़िया संस्कृति को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस लिहाज से जो बछरू है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के लिए विंध्यगिरी का शुभारंभ किया। निम्नलिखित में से कौन सा विंध्यगिरी का सबसे अच्छा वर्णन है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के लिए विंध्यगिरी का शुभारंभ किया। निम्नलिखित में से कौन सा विंध्यगिरी का सबसे अच्छा वर्णन है? ऑप्शन ए स्टील्थ फ्रिगेट, ऑप्शन बी परमाणु संचालित पनडुब्बी, ऑप्शन सी टॉर्पीडो प्रक्षेपण और पुनः प्राप्ति पोत, और ऑप्शन डी परमाणु संचालित विमान वाहक। स्टील्थ फ्रिगेट, परमाणु संचालित पनडुब्बी, टॉर्पीडो प्रक्षेपण और पुनः प्राप्ति पोत या परमाणु संचालित विमान वाहक। आपको बताना है कि विंध्यगिरी इसमें से किसका सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या हम बोलेंगे आखिरकार विंध्यगिरी को, जिसका शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के को सौंप कर। सही आंसर देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए स्टील्थ फ्रिगेट। स्टील्थ फ्रिगेट क्यों कहते हैं? ये जो जहाज है उसका निर्माण कौन किया था? इसका प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के तहत कोलकाता में हुआ है। गार्डन रिच शिप बिल्डर और इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह P-17A जहाज गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। ठीक है, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, ये युद्धक पोत है और इसी में इसका इस्तेमाल होता है, और मिसाइल फ्रिगेट है इसलिए इसको स्टील्थ फ्रिगेट कहते हैं। P-17A मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट, और इसका निर्माण हुआ है कोलकाता में। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा, ताकि जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इसका आंसर देने में कहीं कोई परेशानी न हो। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मल्टी ऑप्शनल वाले क्वेश्चन आपके पास थे, मल्टी चॉइस वाले, वो आपको पसंद आए होंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थोड़ा सा मैंने नेशनल और इंटरनेशनल का पुट अपने इस करंट अफेयर में डालने की कोशिश की है, जिसको लगातार आप डिमांड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आएगा तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इस तरह के कुछ और क्वेश्चन इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे, नए ऑडियो से आप लगातार रूबरू होते रहें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।